आज हम इकोनॉमिक्स के 6 चैप्टर वैश्वीकरण पढ़ने वाले हैं। आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार का अर्थ है पुरानी नीतियों में परिवर्तन लाकर सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना। सन 1951 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयास से एलपीजी की नीति अर्थात उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई है, जिसमें भारत में अनेक आर्थिक गति प्राप्त हुई है। आर्थिक सुधार नीतियों की मुख्य विशेषताएं थीं: सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना तथा निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना। दूसरा, औद्योगिक नीति को उदार करना। तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। आर्थिक सुधार के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: पहला, आर्थिक विकास की दर से बढ़ाना। दूसरा, आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार। चौथा, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना। उदारीकरण वैसी प्रक्रिया जिसमें सरकारी नियंत्रण को कम किया जाता है। लाइसेंस परमिट राज समाप्त करके उद्यमियों तथा उत्पादकों को स्वतंत्र पूर्वक काम करने की अनुमति प्रदान की जाती है। निजीकरण वैसी प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बदले निजी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व पूर्णतः या अंशतः निजी क्षेत्र को दिया जाता है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। वैश्वीकरण के प्रमुख अंग हैं: पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता अर्थात निर्यात द्वारा पर्याप्त अर्जित विदेशी पूंजी को बाजार में बेच सकता है। पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह अर्थात भारतीय पूंजीपति विदेशी में निवेश कर सकते हैं तथा निवेश पूंजीपति भारत में निवेश कर सकते हैं। तकनीकी का स्वतंत्र प्रभाव। श्रम का स्वतंत्र प्रभाव, व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक निम्न हैं: तकनीकी प्रगति में परिवर्तन, उदारवादी नीति, प्रतिस्पर्धा। भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकताएं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां एक उन्नत बाजार उपलब्ध है, जहां उपभोक्ताओं का एक विशाल समूह मौजूद है। भारत में वैश्वीकरण का समर्थन निम्न कारकों से किया जाता है: पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु। दूसरा, अच्छी उपभोक्ताओं वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तीसरा, उत्पादन के स्तर को उन्नत करने हेतु। चौथा, नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। पाँचवा, मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। छठा, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। सातवां, नए बाजार तक पहुँच। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किसी संदर्भ में कहा था कि देश की प्रगति के लिए बिहार प्रगति अनिवार्य है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में उत्पादन एवं उपभोग के क्षेत्र में पूरी दुनिया एक देश हो गया है, जिसके सुखद परिणाम बिहार राज्य में भी देखने को मिल रहे हैं। वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बल्कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, परंतु सकारात्मक प्रभाव का पलड़ा अधिक भारी है। विश्व में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव: कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा, निर्यातों में वृद्धि। तीसरा, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति।
चौथा, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रगति प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। पाँचवा, विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता। छठा, रोजगार के अवसरों से वृद्धि। सातवां, बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन। बिहार में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। पहला, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की अपेक्षा। दूसरा, कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव। तीसरा, रोजगार पर विपरीत प्रभाव। चौथा, आधारभूत संरचना के क्रम विकास के कारण कम निवेश। वैश्वीकरण एवं आम आदमी। आम आदमी से तात्पर्य समाज के वैसे वर्ग समूह हैं जो मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के लोग हो जाते हैं, जो समाज उपभोग की सुविधाओं से वंचित होते हैं। वैश्वीकरण के पश्चात जहां एक ओर विदेशी पूंजी की बड़ी मात्रा में आयात होने लगा है, वहीं बड़ी बड़ी कंपनी अपने उद्योग के केंद्र पर सस्ते श्रम शक्ति की मौजूदगी कारण भारत जैसे देश में बनाने लगे हैं। मूल रूप से आम आदमी पर वैश्वीकरण का निम्न प्रभाव है। अच्छा प्रभाव। पहला, रोजगार की बड़ी संभावना, आधुनिकतम तकनीकी की उपलब्धता, उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। बुरा प्रभाव, सामान्यतः कम कुशल लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। दूसरा, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। तीसरा, श्रम संगठन पर बुरा प्रभाव। चौथा, मध्यम एवं छोटे उत्पादों की कठिनाई। पांचवा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट। विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों को पालन हो। निवेश। अर्थशास्त्र में परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों को खरीदी में व्यय की गई मुद्रा निवेश कहलाती है। मॉल। इसमें एक ही छत के नीचे उपभोक्ता के लिए हर छोटी एवं बड़ी वस्तु उपलब्ध होती है, उसे मॉल कहते हैं। व्यापार अवरोधक। सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने एवं कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होना चाहिए यह निर्धारित करने के लिए कराती है। मिलेंगे अगले चैप्टर।